बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का, एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन, और साथ साथ हम उसकी कॉज जो मोशन की वजह थी, मोशन की रीज़न थी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो काइनेमेटिक्स था, जो चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो वहाँ तो उस चैप्टर के अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते, लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हम मोमेंटम के मुताबिक पढ़ेंगे, फोर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके मुताबिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स। ए फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव्स, stop or tend to stops the motion of a body. The force can also change the direction of motion. ठीक है, जो फोर्स है, तो ये फोर्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि फोर्स किसी भी चीज़ को हरकत करने पर मजबूर करती है या उसे हरकत करवाती है। ठीक है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ए फोर्स मूव्स, या फिर उसे हरकत करवाती है, या टेंड टू मूव्स, और टेंड टू मूव्स या उसे हरकत करवाने पर मजबूर करती है। स्टॉप्स या किसी बॉडी जो हरकत कर रहा हो उसको रोक देती है, और टेंस टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर कोई बॉडी जो मोशन कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो उसे रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स किसी भी जो अगर कोई बॉडी मोशन में है, हरकत कर रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकती है। ठीक है, समझ आ गई। तो फोर्स क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप फुटबॉल आपके पास सामने पड़ी है, ठीक है, आपने उसे किक लगाई है, तो वो क्या होगी कि एक रेस्ट हालत में था, आपने उसे मूव करवाना से शुरू करवा दिया। ठीक है, तो अब फुटबॉल क्या करें, फ्लाई कर रही है, जिस तरह आगे की तरफ जा रही है, तो आपकी फोर्स की वजह से बॉल फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो वो फोर्स ही थी जो उस बॉडी को मजबूर किया कि इस जगह से आप अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ो और हरकत करना शुरू कर दो। ठीक है, या फिर अगर कोई छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और आप उसे पकड़ लेते हो, आप आगे आके साइकिल से पकड़ लेते हो, ठीक है, तो अब वो हरकत कर रहा था, लेकिन आपकी फोर्स की वजह से उसकी साइकिल यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। ठीक है, तो इसी फोर्स की डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये किसी बॉडी को हरकत करवाती है, हरकत करवाती है, या हरकत करवाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी जो हरकत कर रहा हो उसको रोकती है या उसे रोकने की कोशिश करती है, और ये किसी जो कोई अगर बॉडी क्या कहते हो मोशन में हो तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, जो फोर्स होती है वो किसी बॉडी पर एक्ट करे तो उसकी शेप वगैरह भी चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक चाकू है और चाकू से अगर आपके पास एक एप्पल मौजूद है, तो उसकी तेज धार के जरिए आप उस एप्पल को कट कर सकते हैं, और वो क्या होगा कि अब जो बॉडी की शेप थी अब वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो फोर्स की वजह से हम किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया। Inertia of a body is a property due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia किसी भी बॉडी की उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो मुज़ामत करती है अपनी हालत में तब्दीली की। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो चेंज अपोज करेगी कि उसे रेस्ट की हालत से ना ख़त्म किया जाए। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो चेंज करेगी, वो इस बात की रेजिस्ट करेगी, अगेंस्ट जाएगी कि उसे हरकत करने से ना रोका जा सके। ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली क्या है, ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो किसी जिस्म के अंदर चेंजिंग की मुखालफत करती है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पॉजेस ड्यू टू इट मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी जिस्म में मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की मिकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसको जो भी कह सकते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ये है कि मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को हम पी से नोट करते हैं, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एम वी होगा। ये एक फैक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है, क्योंकि मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ मोशन को बयान किया, जो कोई बॉडी अगर हरकत कर रही हो उसके जो कानून होते हैं उसको वाज़ेह किया, तो उसी वजह से उसके जो लॉ ऑफ मोशन है हमने उस साइंटिस्ट के नेम से दी है, उसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत करती रहेगी। ठीक है, तो अगर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत करती रहेगी। ठीक है, कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करें, कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक बॉडी ना अपने रेस्ट पोजीशन को स्किप करेगी और ना ही वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो वो उसको अपनी यूनिफॉर्म स्पीड को ख़त्म करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर एक टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक पड़ी है, ठीक है, तो वो बुक उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस बुक को उठा नहीं लेते। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करते तो बुक मेज के ऊपर पड़ती रहेगी, आप सुबह देखेंगे पड़ी होगी, शाम को देखेंगे पड़ेगी, आप 2-3 महीनों बाद देखें तो बुक क्या होगी, टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी, जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के, यानी कोई उसको जब तक लिफ्ट खुद ही नहीं करवाता, खुद ही नहीं उठाता, तो वो बुक ने अपनी जगह अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या था, ये भी किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी थी जो अपने अंदर तब्दीली की मुजाहमत करती है, मुखालफत करती है, तो ये भी, और लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही बात कहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में है, और अगर वो बॉडी मूव करे तो वो मूव करती रहेगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, वो कहते हैं जब कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो उस नेट फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट मास। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए तो उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और इस एक्सीलरेशन की जो मिकदार होती है वो बॉडी के फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, अगर उसका मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ए डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एफ होगा और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, इसका 1 और m हो गया। अगर एक साथ लिखना चाहें तो ए प्रोपोर्शनल एफ और एम आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी और एफ को हम लिखें तो क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं के, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और उसको हम पुट करेंगे तो एफ इजिकल टू के एम ए आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इजिकल टू एम ए। तो ये फार्मूला है फोर्स को मुहैया करने का, अगर आपको किसी बॉडी के मास को मालूम है और एक्सेलरेशन मालूम है तो उसके जरिए आप उस बॉडी के ऊपर बॉडी की फोर्स को मुहैया कर सकते हैं। तो फोर्स, अब बात आ गई फोर्स की यूनिट की, तो इन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और क्योंकि एफ इक्वल टू क्या था, एम ए, तो थस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 मीटर फोर्स वो फोर्स है जो अगर 1 किलोग्राम कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हो और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, तो और इसको हम 1 एफ इजिकल टू एम ए था, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन अपनी रियल लाइफ के अंदर बहुत सी एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मिलती है हमें। तो ये है एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, एवरी एक्शन हैज़ हैव ए रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन था, यहाँ पे रिएक्शन का मिस्टेक, तो अपोजिट डायरेक्शन था। ठीक है, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन वो उसके मुखालिफ से में होता है, जैसे कि हमारा ज़मीन के ऊपर चलना, ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़मीन को पीछे की तरफ पीछे की तरफ करते हैं, और इसके मुकाबले में ज़मीन हमें क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। या परिंदों का हवा में उड़ना, ये भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल है कि वो जो हवा का प्रेशर होता है उसको नीचे की तरफ धकेलते हैं, और इसके मुकाबले में इसके मुखालिफ में क्या जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ लेफ्ट करती है। या जिस तरह जो रॉकेट इंजन और मिसाइल होते हैं वो भी एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं कि वो जो बर्निंग फील्ड्स होते हैं वो उनका
पीछे की तरफ से जल्दी जल्दी खारिज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, और इसके नतीजे में क्या होता है कि वो फॉरवर्ड की तरफ वो आगे फॉरवर्ड की तरफ वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैव ए रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने खुद यहाँ पे आपने सही करना है, ये है अपोजिट इन डायरेक्शन, रिएक्शन नहीं है। ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन वो मुखालिफ में होते हैं।